तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की ये प्रैक्टिस टेस्ट। इसके पहले दोस्तों हम लोग 60 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं। आज अपनी ये 8वीं टेस्ट सीरीज है दोस्तों, हम लोग साइंस के स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है मेरे भाई। आप इसे पढ़ेंगे तो आपके दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं और इस तरीके से बताए जाने वाले हैं मेरे भाई। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी लैब में बैठे हैं, कि जैसे लगेगा कि आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चले दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। पहले प्रश्न में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कथन और कारण वाले प्रश्न है। यहाँ पर आपको कथन दे दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन में कह रहे हैं कि जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों का लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, आपके आवास के आसपास कहीं फालतू का पानी इकट्ठा रहता है तो लोग उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं, तो वहाँ पर जो मच्छर के अंडे वगैरह लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं डूबकर। ये बात सही है। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि दोस्तों मिट्टी का तेल डाल देने से उस पानी में जो पृष्ठ तनाव होता है, जिसके बल पर उनका लार्वा डूबता नहीं है, तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो उनके अंडे यानी लार्वा डूब के उसमें मर जाते हैं। तो इसलिए मच्छर न फैलें तो लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं। ये बात तो सच है। यहाँ करें मिट्टी का तेल जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। नहीं मेरे भाई, बढ़ा नहीं देता है, पृष्ठ तनाव को घटा देता है। पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो डूब जाएगा। जैसे आप डिटर्जेंट में जब कपड़ा धोने के लिए निरमा पाउडर डालते हो तो वो भी आपके जो है पानी का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो यहाँ पर आपका जो है कारण तो गलत हो जाएगा, ए वाला सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला, यानी ए सही आर गलत। बहुत अच्छा, आगे चले। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला को। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रश्न दिया गया है। एक तरफ भौतिक राशि है, दूसरी तरफ उसका एसआई मात्रक है। कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो मेरे भाई वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका दोस्तों एसआई मात्रक तो बार होता है, ध्यान रखिएगा, ये सब एसआई मात्रक हैं। और विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका मात्रक तो ओम होता है, जानते हैं आप लोग, कैसे भूल सकते हैं ओम को। और परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। तो यानी तीन के तीनों हमारे सही हैं। भौतिक राशियाँ, उनके एसआई मात्रक सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग याद कर लेंगे साथियों, रट लेंगे। ऐसी चीज़ों को बहुत दबा के पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आप हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न आप पाएंगे। आप पूरा वीडियो को देखेंगे बहुत सारी। देखिए ये प्रश्न बहुत गजब का है, 3 बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसको देखना, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप मिलाइएगा आप कर ले रहे हैं कि नहीं। एक तरफ संक्रामक रोग, एक तरफ आपको बैक्टीरिया दिया गया है। तो किस बैक्टीरिया से कौन सा संक्रामक रोग होता है मेरे भाई? तो इसे हैजा तो आप लोगों को जन्म से ही याद होगा, कक्षा 8 से ही पढ़ते आए होंगे। ये विब्रियो कोलेरी, कोलेरी में यहाँ हैजा में क्या होता है दोस्तों? उल्टी दस्त होता है, पतला दस्त। तो आपके बॉडी में जो है बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ORS वगैरह लेना पड़ता है। तो कोलेरी, तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा, इसको याद रखें हैजा में। तो कोलेरी यहाँ पर याद रखिएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो यानी हमारा ए वाला 3 के पास रहेगा। तो सब में उसको भी मालूम है, बच्चे इसको रट के बैठे हैं, सभी में दे दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों गोनोरिया, गोनोरिया को तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि मिलाने वाले प्रश्न में सबसे पहले उसी को मिलाया जाता है जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। तो गोनोरिया, गोनोरिया नाम देख रहे हैं ना, तो आसानी से मिल जा रहा है, तो यहाँ पर मिला देंगे गोनोरिया। यहाँ पर यह हो जाएगा, यानी सी वाला 4 पे। तो सी वाला 4 पे कहाँ है? तो कहाँ नहीं है? सी वाला 4 पे कहाँ नहीं है? तो यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, इसे हम लोग मिला देते हैं। और आपके आ जाएगा दोस्तों आगे सिफिलिस आ जाएगा। सिफिलिस आप लोग जानते हैं एक यौन संक्रामक रोग है, और गोनोरिया भी एक संक्रामक रोग है। तो सिफिलिस में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये पैलिडम। तो ये पैलिडम, पैलिडम कहाँ है? यहाँ पहले वाले पर है, यानी डी वाला हमारा 1 पे आ जाएगा। डी वाला 1 में यहाँ पर भी है, यहाँ पर बड़ा कठिन बनाया है यार। तो 3 बार ऐसे ही नहीं पूछा गया है। और बाकी एक आपका बचा है, ये कहाँ जाएगा? काली खांसी, ये कहाँ जाएगा? पर्टूसिस। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी वाला हमारा 2 पर जाना चाहिए। बी वाला 2 पर, ए वाला 3 पर, सी वाला 4, डी वाला 1। यानी यार ए और सी में दोनों वही ऑप्शन दे दिया है, वही ऑप्शन दोनों में है, तो आप ए लगा दीजिए। आगे अगर हम लोग चलें दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो हमारा प्रश्न संख्या जो चौथे में देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ये अनुप्रयोग। ये भी दोस्तों आरओ में एक बार और एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये प्रश्न जरूर देखेंगे। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है मेरे भाई? हाइग्रोमीटर वायुमंडल में
कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, इससे नापा जाता है। यानी वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और हाइड्रोफोन से किसे नापा जाता है मेरे भाई? हाइड्रोफोन से क्या द्रवों की अपेक्षित घनत्व तो नापा जाता है? नहीं मेरे भाई। हाइड्रोफोन से दोस्तों क्या मापा जाता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आविष्कार तो हाइड्रोफोन जो होता है ये बहुत कई बार पूछा गया। हाइड्रोफोन का ये जो आविष्कार हुआ था 1914 में हुआ था। और हाइड्रोफोन जो एक तरह का दोस्तों माइक्रोफोन होता है, जिसे पानी के अंदर नाम में ही है हाइड्रोफोन, फोन मतलब आवाज़, तो पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों, सुनने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये द्रवों का अपेक्षित जो घनत्व होता है मेरे भाई ना, वो इससे नहीं नापा जाता है। तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व कैसे मापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो द्रव के घनत्व और तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग चौथे वाले को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, कुछ जोड़े दिए गए हैं, 4 जोड़े, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर जरूर फोकस करें, ऐसे भी आपको पूछा जाता है। यह प्रश्न एक बार दोस्तों RO और एक बार BPSC में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सीरियस लेंगे ये भी प्रश्न को। यहाँ पर एक तरफ आपको यंत्र दे दिया गया है और दूसरी तरफ उसका अनुप्रयोग दे दिया है, एप्लीकेशन। तो बताना है किस इंस्ट्रूमेंट का कौन सा एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो हाइग्रोमीटर का आप लोग जानते हैं, वायुमंडल में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है, ये मापता है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोफोन, फोन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आवाज़ से संबंधित है, पानी के नीचे ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 1914 में इसका आविष्कार हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व नहीं, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, कि दूध में कितना पानी है वगैरह वगैरह। लेकिन यह हाइड्रोफोन तो पानी के अंदर ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए होता है ना, तो यही गलत है, आपका यही उत्तर हो जाएगा। और बाकी रेडियोमीटर का विकिरण के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, और टैकोमीटर को वायुयान की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। सब सही थे, बी वाला ही आपका गड़बड़ है। तो आपका कौन सा गड़बड़ है मेरे भाई? तो कह रहे हैं ऑप्शन में हमें बताना है ना, तो ऑप्शन में हमें बताना है, ये बी वाला आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आपसे सरल आवर्त गति करने वाला आपसे पूछा जा रहा है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या करता है? तो मेरे भाई सरल आवर्त गति के बारे में आप लोग जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। जैसे आप झूला झूलते हैं, वही उदाहरण समझ लीजिए, वही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति होता है। एक मेन पॉइंट से कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, यही होता है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति के अंतिम बिंदु जो अपनी मतलब जब सरल आवर्त गति करता हुआ कण जब अपनी अंतिम बिंदु तक पहुंचता है तब क्या करता है? तो उसका त्वरण जो तो दोस्तों शून्य हो जाता है। क्या उसका त्वरण शून्य हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इनका गलत लिखा है। उसका त्वरण अधिकतम होता है, शून्य नहीं होता है, अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर शून्य नहीं होता है, जब अंतिम बिंदु पहुँचता है अधिकतम हो जाता है। वेग शून्य हो जाता है, हाँ वेग तो शून्य हो जाता है, ये बात सच है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों भी शून्य नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, शून्य नहीं होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत इन्होंने दे दिया है। और गतिज ऊर्जा कह रहे हैं अधिकतम होती है। मेरे भाई जब अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगा तो गतिज ऊर्जा मिनिमम होगी कि अधिकतम थोड़ी ना होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है अब कौन सा कथन हमारा गलत है, तो गलत को पूछा जा रहा है, तो जो हम गोला किए हैं वही गलत है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही था और 1, 3, 4 गलत थे। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग छठे वाले को देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर पूछा गया है, कभी भूलेगा नहीं। यहाँ आप बहुत सारा अच्छे मैं आपको फैक्ट भी सिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आप लोग जानते हैं, हृदय की गतिविधि जानने के लिए मशीन में दोस्तों जब आपका हार्ट चेक किया जाता है तो एक पेपर पर एक ऊपर उठती नीचे बैठती एक रेखा से आपको दिखाया जाता है कि हार्ट की गतिविधि कैसी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई किस तरंग का प्रयोग किया जाता है आप लोग जानते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का किया जाता है, पराश्रव्य तरंगे का। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए, बहुत सारा प्रश्न आपका इससे सॉल्व होगा। तो तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दोस्तों कौन होती है? पहली होती है अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती है पराश्रव्य तरंगे और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। तो ध्यान दे लीजिए, अपश्रव्य तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति जो हमेशा पूछी जाती है 20 हर्ट्ज से कम। यहाँ मैं उल्टा तीर जब लगाऊं तो 20 हर्ट्ज से कम इनकी आवृत्ति जो होती है तो ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं। और श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति, उसे हम लोग श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यहाँ मैं ऐसे करूँ तो इसका मतलब अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ये जिन तरंगों की आवृत्ति होती है उसे हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इनके जरूर याद रखे रहिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। आगे चले, मनुष्य केवल इसी को सुनता है, श्रव्य तरंगे, यानी मनुष्य को सुनने की जो आवृत्ति होती है कान की वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। तो ये पूछा जाता है दबाकर, याद रखे रहेंगे इसे। तो फिलहाल यहाँ ईसीजी के संबंध पूछा गया था तो आपका उत्तर बी होगा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखते हैं तो 7वें वाले में दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं कि एडीज इजिप्टी मच्छर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता है? तो कौन सी बीमारी फैलाता है मेरे भाई? डेंगू बुखार, चिकनगुनिया फैलाता है, जीका बुखार फैलाता है और पीला बुखार भी फैलाता है। अब आप सोचोगे कि ये मलेरिया और जापानी इंफ्लुएंजा क्यों नहीं फैलाता है मेरे भाई? तो इसलिए ये नहीं फैलाता मेरे भाई क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना कि ये वाला जो है आपका मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस वाला जो है ये एक जो फ्लेनो वायरस होता है, यह जो है उसके और आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर ये किससे फैलता है दोस्तों। एक आप नाम सुने होंगे एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, यह उसके कारण, एनाफिलीज मच्छर के कारण ये फैलता है। तो यही आपका तीसरा वाला नहीं होगा, 1 2 4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं 8वें वाले में। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सामान्य मानवीय आँख निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? एक सामान्य मनुष्य की आँख जो होती है वो कह रहे हैं किस वेवलेंथ को वो देख सकती है? तो मेरे भाई जो सबसे इसमें बड़ा होगा उसमें देखने में उतना आसानी होगी। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच जो तरंगे होती हैं प्रकाश की, उसे हमारी आँख जो है स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। आगे अगर हम लोग चलें 9वें वाले को देखें तो यहाँ पर देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने दिया है। आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि एक तरफ आपको पार्टिकल दिया है, एक तरफ खोजकर्ता। तो मेरे भाई न्यूट्रॉन को हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को हम लोग कक्षा 9 में याद किए थे, ईटा पर नाचे। तो नाचे, तो न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ये आ जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको जो दिया गया है आगे आपको मेसॉन का युकावा। तो मेसॉन का खोजकर्ता किसने किया था दोस्तों? युकावा ने किया था। और पॉजिट्रॉन का दोस्तों एंडरसन, आप लोग जानते हैं इनका एंडरसन, बाकी न्यूट्रिनो के पॉली। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला 2 पर गया, बी वाला 4 पे जाएगा। तो बी वाला 4 पे जाएगा और सी वाला 1 पे जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया यार, न्यूट्रिनो। तो ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पर, सी वाला 1 पर, यही वाला आपका ए वाला ही बनेगा। आगे चले अगर हम लोग देखें, आगे यहाँ पर आपका जो दिया है 10वें वाले में, तो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कथन पर विचार करके बताना है कौन सा सही है।
तो कह रहे हैं सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। वो सोना बनाने वाला सोनार नहीं, ये वाला सोनार है, ये वाला सोनार। यहाँ पर साउंड, एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसका प्रयोग जो महासागर में जहाज़ें वगैरह डूब जाती हैं, अन्य चीज़ें डूब जाती हैं, तो इसको वहाँ पर भेजा जाता है, लौट कर आती है, बताती है कि हाँ कुछ है नीचे, तो पता लगाया जाता है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपसर्प तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अपसर्प तरंगों का प्रयोग किया जाता है? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये अपसर्प की जगह यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो लिख दिया तो ये यहाँ पर गलत है। परासर्प का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्ट्रा भी जो आया था ना 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जिनकी आवृत्ति होती है, तो वो यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर केवल ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा जा रहा है। पहला कथन केवल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ परासर्प तरंगे होना चाहिए था। आगे अगर हम लोग देखें 10वें वाले में, मेरे भाई वीडियो अगर आपको लगता है कि ज़रा सा हमारी मेहनत का आपको फल मिल रहा है, ज़रा सा भी मिल रहा है, मेरे भाई प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों शेयर नहीं करते हैं ना, तो उससे हमें वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है दोस्तों काम करने का। बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ऐसा कभी कभी लगता है कि यार ये इसमें मैं सफल हो पाऊँगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्क लिया हूँ जॉब छोड़कर अपनी। तो मेरे भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा हमारा सहयोग ज़रूर करें। आगे देखें दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 11 वाले में कह रहे हैं कि विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु द्रव्यमान बदल जाता है। तो क्या आप कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान के बारे में बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है? कभी नहीं मेरे भाई। वस्तु का द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि वस्तु का जो अपना मास है उसके बारे में बात किया जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण हटाने के बाद। तो दोस्तों वस्तु का चाहे गुरुत्वीय त्वरण में चाहे जितना परिवर्तन हो, वस्तु का द्रव्यमान यानी उसका मास हमेशा उतना ही रहता है। मास नहीं बदलता है, भार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण से। तो ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ पर ये वाला इनका गलत हो जाएगा। दूसरा हम करें, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उल्टा कर दिए हैं मेरे भाई। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन से भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिए, ये वाला यहाँ करना चाहिए था, ये यहाँ, तो इसलिए इनको दोनों गलती कर दिए हैं। और कह रहे हैं सही क्या है, तो इनका कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका इनका डी वाला हो जाएगा। तो ध्यान रखे रहिएगा, गुरुत्वीय त्वरण केवल जो है भार में, यानी आपका जितना एक्चुअल मास है वो द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण जुड़ जाता है तो वो भार हो जाता है। इतना याद रखे रहिएगा, द्रव्यमान भार में यही अंतर होता है। आगे अगर हम लोग 12 वाले को देखें तो कह रहे हैं इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित क्रियाओं में एक प्रभाव डालता है। तो इंद्रधनुष जब बनता है दोस्तों, तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ड विक्षेपण एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन, यानी तीन के तीनों उत्तरदायी होता है इंद्रधनुष के बनने में। तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें साथियों, तो आपका जो पूछा जा रहा है 13 वाले में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन चुने। तो कोयला द्रवीकरण क्या होता है मेरे भाई? तो जिस देश में, जिस क्षेत्र में कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं पाया जाता है, उस कोयला का दोस्तों द्रवीकरण किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में करके उसे डीजल पेट्रोल की तरह बनाया जाता है, जिससे वहाँ पर यूज कर सके यहाँ पर। तो वहाँ पर जब लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है तो कोयला का द्रवीकरण बोला जाता है। जब उसी कोयला का प्रयोग करके गैस के फॉर्म में उनको एनर्जी स्टोर की जाती है तो कोयला का गैसीकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे मेरे भाई अच्छे से। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक विधि है। यस, आप लोग समझ गए, यहाँ पर डीजल ये पेट्रोल करने का वैकल्पिक विधि है कोयला का द्रवीकरण के बारे में। आगे चले अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपके जो 14वें में पूछा जा रहा है कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। ये कथन है और ये कारण है। तो कह रहे हैं कि अपमार्जक, अपमार्जक को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं, जिससे कपड़ा वगैरह धुलते हैं। अपमार्जक मैंने शुरुआत में ही बताया था जब मच्छर वाला बता रहा था। डिटर्जेंट मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। तो बिल्कुल निकाल देते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो आपके पानी जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट बना देते हैं, उसका पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं।
इसलिए वो पानी आसानी से रेसे तक पहुंच जाता है और आपके मैल को निकाल कर लेके आता है। तो कह रहे हैं ठोस जल कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अबिलेय अवक्षेप नहीं बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया है कि हाँ सही है, कोई अवक्षेप अबिलेय नहीं बनता है यस। तो यहाँ पर ये इनका आपका यानी जो पहला कह रहा है उसको ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 14 वाले का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग चलें साथियों, देखते हैं 15 वाले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखें हमने क्या क्या दिया है। आप लोग को मैं ये सिखा देता हूँ, कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस आरओ यारो में कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे आप इसी बारे में। मानो क्या खास करके यूपी पीएससी में आजकल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला बड़ा पूछने लगा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, फिर उससे कम कौन पाया जाता है, उससे कम कौन पाया जाता है, ऐसे बताना है। तो मेरे भाई हम लोगों को बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो है 2/3 केवल पानी है। तो पानी है तो पानी क्या है, H2O है। तो H2O है तो इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही होगा। तो इसका मतलब पानी में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो है ना, और ऑक्सीजन का भार ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा। तो उससे देख लीजिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यस, आप लोग यहाँ पर समझ गए। आगे चलें। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, आपको ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बताता है कि हम ही हैं, बस आपको समझना होता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, कथनों पर हमें विचार करने हैं और बताने हैं कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें पहले वाले में तो कह रहे हैं अग्नाशय, जिसे हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाती है। अग्नाशय सबसे बड़ी नहीं दोस्तों, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है फर्स्ट, वो कौन सा होता है दोस्तों, वो लीवर होता है, वो लीवर होता है, याद रखे रहिएगा। इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं यह एक मिश्रित ग्रंथि है। जी बिल्कुल, मिश्रित ग्रंथि का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है इसमें। तो यस, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। तो यहाँ पर ये वाला आपका दोनों प्रकार पाए जाते हैं, ये सही है। तो 16 का आपका जो सही होगा ये बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। आगे बढ़े हम लोग अगर देखते हैं तो कह रहे हैं विटामिन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, हमें आहार के माध्यम से लेना पड़ता है। तो विटामिन जलिक कार्बन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। जी मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो सच है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो यस, ये उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत ये में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। नहीं भाई, मैं पहले बताया कि हमें आहार के माध्यम से लेना पड़ता है। और जानते हैं विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं, ये बात आपने खूब पढ़ा होगा। और जो आपके ये वाले होते हैं अदेक, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो इनको याद रखिए, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी सी जल में घुलनशील होते हैं। आगे चलें अगर हम लोग देखते हैं 18 वाले में, तो आपके 18 वाले में जो पूछा जा रहा है इसमें कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, हमारा ऊर्जा थोड़ा बढ़ाइए। कह रहे हैं कि विचार करके बताना है सही क्या है। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कई हार्मोन को दोस्तों वो जो है वहाँ पर कंट्रोल करती है। तो ये बात सच है, कई सारे हार्मोन को ये नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, 18 के आपके सी हो जाएगा, दोनों के दोनों। आगे अगर हम लोग 19 वाले को देखें यहाँ, तो कहा जा रहा है आपसे कि सूची 1 सूची 2 दिया गया है, बताइए आपका सही क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको जो दिया गया है थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। एस्पिरिन, एस्पिरिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यह एक बुखार की दवा होती है, यह एक ज्वरनाशी होती है बुखार। ये तो यहाँ ये तो हम बचपन से ही जानते हैं ना।
तो बी वाला हमारा 1 पे जाएगा, बी वाला 1 पे केवल यही है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं मिलेगा, हमें मिल गया, हमारा काम हो गया। अब हमें बाकी का न आता हो कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम में यही होता है। बहुत लोगों को दोस्तों ज़्यादा जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग कम जानते हुए कर लेते हैं। तो यही तरीका होता है मेरे भाई, आप कम जानकारी में भी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अगर सॉल्व करेंगे तो उत्तर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3 आप लोग जानते हैं, यह आग ओग बुताने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। और आपके माइक, इसे कौन भूल सकते हैं दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही भोपाल में स्रावित हुआ था ना 1984 में। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक विषैली गैस जो भोपाल में स्रावित हुई थी। और बाकी ये DDT होता है दोस्तों, ये कीटाणुनाशक। आगे बढ़े हम लोग अगर देखते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। कथन है यहाँ पर, कारण है, बताना है कि सही कौन है। कथन को कह रहे हैं नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल मेरे भाई, जैसे आप बर्फ़ लिए, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, और बर्फ़ में यदि आप वहाँ पर नमक छिड़क दिए तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ तो पिघल जाएगी, लेकिन उस बर्फ़ का तापमान जो 0 डिग्री पर से था वो घटकर -10 हो जाएगा, यानी और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। पिघल तो जाएगी लेकिन और ठंडी हो जाएगी। इसीलिए जो आइसक्रीम वगैरह आप लोग ये वाली आइसक्रीम खाए होंगे ना, ये वाली आइसक्रीम, तो जो ऐसे डंडी लगाकर आपको दे देते हैं कुल्फ़ी वाला, तो वो क्या करते हैं, बर्फ़ में ही कैसे पिघला देते हैं। तो बर्फ़ जो लिए रहते हैं, ऐसा बर्फ़ अपने कंटेनर में, उसी बर्फ़ में, बर्फ़ के टुकड़े में नमक डाल देते हैं, तो पानी का टेम्परेचर और घट जाता है। तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कुल्फ़ी डालते हैं, तो पानी जो है, जो कुल्फ़ी से सारा टेम्परेचर उनका पानी खींच लेता है, इसलिए जम जाती हो, आप लोग जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। नमक बर्फ़ के गलनांक को कम कर देता है, ये बात सच है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये आपका 20 का ए बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे अपद्रव्य मिला देने से नमक या ये सब, तो उसकी गलनांक यहाँ पर कम हो जाती है। आगे अगर हम लोग देखें साथियों यहाँ पर, तो आपको जो पूछा जा रहा है यहाँ पर 21 वाले में, कथन दिया है और कारण दिए हैं, बताना है सही क्या है। सीटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। नहीं मेरे भाई, सीटी डीजल एक डीजल का अच्छे क्वालिटी का डीजल होता है, जो प्रदूषण कम फैलाता है, यानी प्रदूषण में जो ईंधन से जो पोल्यूशन फैलता है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में होती है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा कम फैलती है। यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया कथन को, यानी कथन गलत हो गया हमारा। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत कम होती है, यस, ये मैंने बताया, क्योंकि जब प्रदूषण, अच्छे क्वालिटी का डीजल है तो इसमें प्रदूषण कम फैलाएगा, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड कम मात्रा होगी। तो यस, ये वाला आपका सही है, तो यानी ए गलत है, 8 सही है, डी आपका हो जाएगा 21 का डी। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22 वाला में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत किस में होता है दोस्तों, गेहूँ का अंकुरित तेल, गेहूँ अंकुर का तेल हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो है खास करके महिलाओं में बांझपन की समस्या को दूर करता है ये विटामिन ई। आगे अगर हम लोग देखें 23 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कथन दिया है, कारण दिया है। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मतलब दोस्तों होता है, इसमें आप लोग जानते हैं, अवर्णी लवक में ल्यूकोप्लास्ट, यानी जिस मतलब बिना कलर वाला लवक। तो अवर्णी लवक मुख्य रूप से पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा लवक पौधों में जो बिना कलर का होता है वो भूमि के अंदर पाया जाता है। क्यों वह बिना कलर का हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ता, यानी पेड़ का वह हिस्सा जो बिना प्रकाश का रहता है, यानी भूमि के अंदर रहता है, वो अवर्णी लवक हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये बात सच है, बिल्कुल सच है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पहुँच पाता है, बिल्कुल। तो वही जो मैंने बताया, वही इसका ये कारण बता रहा है। तो आपका ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है 24 वाले में, मिलाने वाला एक तरफ अनुवांशिक रोग, एक तरफ प्रभाव।
किस आनुवांशिक रोग का क्या प्रभाव होता है दोस्तों, हम लोग खूब पढ़े हैं दोस्तों। हीमोफीलिया में तो कौन भूल सकता है, थोड़ी सी आपका कट पिट गया, खून रुकता ही नहीं है, थक्का जमता ही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं रक्त का थक्का न बनना। तो डी वाला तो सबको पता होगा, प्रश्न बनाने वाला भी जान रहा है कि हाँ ये सभी जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर दोस्तों डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाती है। इसमें थोड़ी सी व्यक्ति हल्का मंद बुद्धि का हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला तो सच है, पहला वाला ए होना चाहिए। तो पहला वाला ए कहाँ है हमारा, तो पहला वाला ए हमारा कहाँ है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है हमारा, समझ गए हम लोग यहाँ पर। तो ये हम लोग समझ गए, ये मंद बुद्धि वाला यही होता है। और बाकी जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये टर्नर सिंड्रोम आपका तो हमें पता चल गया, ये बी वाला हमारा दो पर ही रहना, नपुंसकता से संबंधित हो जाता है। ये बी वाला जो आपका जो क्लाइनेफेल्टर ये यहाँ से हो जाएगा, बाकी ये यहाँ से, तो आपका सी वाला बन जाएगा यहीं से। आगे अगर हम लोग जो देखें 25 वाले में, तो कथन है, कारण है, बताना है सही क्या है। तो प्रकाशीय तंतु, इंग्लिश में इसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो आपके घर में वाईफाई आता है, जो तार रहती है वाईफाई वाला, वो उसके अंदर यही ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। एक तरह का हल्का पतली सी कांच की नली होती है, उसी में एक तरह की लाइट वेव भेजी जाती है। तो आप लोग जानते होंगे एक तरह का डाटा होता है वो। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। यस, यानी टकराते हुए एक दूसरे से वहाँ पर भेजा जाता है तो आपके यहाँ पहुँचता है। प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी संचार के लिए उपयुक्त होता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका ये कारण इन्होंने बता दिया, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 25 का आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर सही तो है, ये सही तो है। हाँ, लंबी दूरी के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है। तो फिर अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, हाँ मतलब ये सही है, लेकिन इसको ये एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा। जैसे अगर हम पूछें मोदी जी से, मोदी जी आपके शासनकाल में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो मोदी जी कहें कि मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो उन्होंने हमारी बात सही थी, उन्होंने जो बताया उनका भी बात सही है, लेकिन हमारी बात का तर्क उन्होंने नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो ऐसे हो जाता है। उसी तरह से भी है। ये देखिए हमारा 26 वाले में कह रहे हैं प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में कितनी होती है। तो हम लोग बचपन से 9 से ही रटते आए हैं, 9 में हम लोग थे, 9.46 × 10⁻15। तो टीचर कहते हैं नहीं बेटा, ए से 46 नहीं पढ़ते हैं दशमलव के बाद, 4 6 पढ़ते हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि टीचर मारे क्यों। तो उनको बार बार, खास करके मैथ और साइंस वाले एक ही होते थे और फिजिक्स वाले, तो उनके सामने अगर कोई 46 बोल दिया तो जनार्दन नाम था उनका, बहुत मारते थे, कहते कि ये दशमलव के बाद एक एक करके बोला जाता है। यस, ये वाला हो जाता है, आज भी याद है उनका। तो आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, कथन कारण है। कथन में करें ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर भी इसके दोनों सिरों पोल के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। बिल्कुल सही मेरी बात है। आज आप लोग उस ट्यूबलाइट को भूल गए होंगे। पहले, आज से पहले 10-15 साल पहले जो आती थी दोस्तों ट्यूबलाइट, तो वो आप लोग जानते हैं उसमें मरकरी वगैरह भरी रहती थी। तो वो तेरही उरही या शादी विवाह में आप लोग देखते होंगे, तो हम लोग उसे खूब उसके साथ छिड़काने की, जैसे ही जनरेटर चालू होता था हम लोग चले जाते थे खंभे के पास जहाँ पर ट्यूबलाइट लगी होती थी। उसके 2 तार होते थे, क्योंकि उसमें स्टार्टर नहीं होता था, तो दोनों तारों को सटाना पड़ता था 3-4 सेकंड, तब जलता था। तो जनरेटर चालू होते ही हम लोगों में दौड़ हो जाती थी कि भाई उसे चलें चालू करने। तो उसी वाले ट्यूबलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं बिल्कुल, और उसमें ऑसिलेशन के परिणाम स्वरूप पैराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बताया। और यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा, सही है। वो चीज़ें याद आती है दोस्तों तो बड़ा आनंद आता है। हम लोग कहीं भी जाते थे, घर आसपास शादी विवाह या तेरही वगैरह होती थी, जनरेटर चालू होता था तो हम लोग बस वही तार सटाने जाते थे, 3-4 सेकंड सटाएं। वो सटाना का क्या होता है कि उसमें स्टार्टर आता है जो ऑटोमेटिक करता है, लेकिन वो सब हमेशा रोज़ खोलने बांधने वाला होता है, तो स्टार्टर को हटा देते हैं, तो उनको सटाकर गर्म किया जाता है एक तरह से। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि विचार करना है, कथन बताना है सही क्या है। तो कह रहे हैं इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। तो कैडमियम के कारण होता है, यस ये बात तो बिल्कुल सही है।
मिन माता रोग पारा के कारण होता है, ये भी सही, हम लोग खूब रटते थे जब पहली बार यूपीएससी करने आए थे तो ऐसी चीज़ों को रटते थे। मिन माता यानी माता का पारा गर्म हो गया, तो ऐसे हम कनेक्ट कर लेते थे, हाँ सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है, तो यस ये भी सही है आपका हमारा। तो आपका यहाँ पर तो आपका ये तीनों तो सही हो जाएगा। अब यहाँ करें मेरेस्मस रोग प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है। तो मेरे भाई मेरेस्मस रोग को आप लोग जानते होंगे, गांव में इसी को सुखवा रोग कहा जाता है। जिस बच्चे को पकड़ता है ना वो सूख जाता है, ना बढ़ता है ना मोटाता है, एकदम लकड़ी हो जाता है, तो इसी को मेरेस्मस रोग कहा जाता है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन की अधिकता के कारण नहीं, प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है और कैलोरी वगैरह कमी हो जाती है, तो उसके तहत होता है। तो ये चौथा नहीं होगा, चौथा आपका गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले साथियों, देखते हैं 29 वाले में। तो 29 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है कि पादप बीजें एवं फलियों, यानी आपके यहाँ पर जो पादप बीज एवं फलियों में एमाइलोज के रूप में उपस्थित टार्च क्या होता है। तो पादप जो प्लांट्स के जो बीज होते हैं, फलियाँ होती हैं, एमाइलेज के रूप में जो उसमें स्टार्च होता है, तो वह क्या होता है, डाइसैकराइड होता है कि मोनोसैकराइड होता है कि पॉलीसैकराइड होता है, पॉलीसैकराइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी बन जाएगा, याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 30 वाले में, तो कह रहे हैं कथन कारण, कथन दिया है, कारण दिए हैं, बताना है। कह रहे हैं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। बिल्कुल मेरे भाई, यानी आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डायबिटीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये डायबिटीज़ हो जाएगा। ऐसे बता दूँ शुगर, यहाँ पर मैं शुगर लिख दे रहा हूँ, शुगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इंसुलिन के। तो यानी जब इंसुलिन आपके शरीर उत्पादन कम करेगा तो ऑटोमेटिक शुगर बढ़ता जाएगा, शुगर बढ़ेगा तो वो यही होगा। इसलिए जो उसको शुगर बढ़ जाता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये सही है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्त्राव होता है, तो क्या इसीलिए रक्त शर्करा होती है। तो मेरे भाई आपको मधुमेह इसीलिए होता है क्योंकि आपके इंसुलिन का स्त्राव कम होता है, लेकिन ये इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा नहीं, पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होती है। तो यहाँ पर गलत दे दिया इन्होंने, तो आपका ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आधी बात इन्होंने सही लिखी थी, इंसुलिन का स्त्राव कम होता है, तो ये बात सही है, लेकिन यह पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से होता है। आगे अगर देखें 31 वाले में, तो कह रहे हैं बताना है, यहाँ विचार करके बताना है सही क्या है। तो प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप देखते होंगे, अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो आप अगर देखते हैं यहाँ पर आपकी जो सीटी लगी हल्का छेदा होता है, छेदा के ऊपर सीटी रखी होती है, यही सीटी तय करता है कि आपका कितने टेम्परेचर पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो आपका भाप बनेगा। तो आपको मैं बता दूं, कभी भूलेगा नहीं, आप नॉर्मली आपसे आप चूल्हा पर खाना पका रहे हो तो आपको बड़ा टाइम लग जाता है पकाने में, क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी खौलने लगता है और चावल को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उतना बेचारे को टेम्परेचर पानी दे नहीं पाता है। यही जब आप कुकर में पकाते हो तो ढक्कन जो होता है दबाव बनाता है, पानी को खौलने नहीं देता है। यहाँ चूल्हे पर जो खुले में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा था, यही कुकर में पता लगा 120 पर उबलेगा। अब पानी 120 पर उबलेगा तो इसका मतलब पानी ज़्यादा गर्म है, तो पानी ज़्यादा गर्म है तो वो चावल को ज़्यादा गर्मी देगा, तो चावल आसानी से पक जाता है। तो यही लिए होता है कुकर में क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर बनाता है। तो ये बात सही है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान के ऊपर छेद पर एक क्षेत्रफल के ऊपर रखे वजन यानी उसकी सीटी पर निर्भर करता है। यस, सीटी और ज़्यादा रख दोगे तो और लेट से वहाँ पर और ज़्यादा टेम्परेचर बनाएगा, तो ये बात सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ें अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर देखें 32 वाले में, तो कह रहे हैं ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। तो मेरे भाई ध्वनि की गति माध्यम और प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है। ध्वनि जहाँ पर ठोस द्रव गैस इत्यादि का माध्यम नहीं होता है तो वहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे अंतरिक्ष में आप डीजे बजाओ
तो वहाँ आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ वैक्यूम क्रिएट है एक तरह का। आगे अगर देखें तो कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है, आपको और बता देते हैं इसके बारे में। ध्वनि मेरे भाई सबसे ज़्यादा, ध्वनि की स्पीड जो होती है, ध्वनि की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है, तो याद रखना इस पर। और वहीं पर अगर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं प्रकाश के, यानी जो प्रकाश होती है उसकी गति सबसे ज़्यादा, तो सबसे तेज़ गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर आपके सॉलिड में होती है। तो इतना याद रखे रहेंगे, पूछा जाता है यहाँ दबाकर। आगे अगर हम लोग देखें तो 33 वाले में अगर देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो प्रोटीन मेरे भाई विटामिन सी का निर्माण करना, तो विटामिन सी का निर्माण करना शारीरिक वृद्धि करने का काम तो होता है, शारीरिक वृद्धि करने का काम तो होता है, ये बात सच है। और आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करता है, ये भी सही है। जैव उत्प्रेरक यानी जो बायोकैटालिक में भी इसका प्रयोग होता है, तो यानी विटामिन सी का निर्माण कार्य इसका नहीं होता है, यही ए वाला हो जाएगा आपका, और बाकी ये तीनों हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे आपका तो आपका यहाँ पर 34 वाले को देखना है। तो 34 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2, तो हमें बताना है मिलाकर। तो चमड़ा दोस्तों क्या होता है, एक प्राकृतिक ये खुर नाखून और खुर, ये जो पशुओं का खुर होता है, हम लोगों का नाखून होता है, ये सब हम लोग खूब पढ़े हैं कक्षा 9 में, ये सब प्रोटीन के होते हैं। तो इसको तो हम जानते हैं। तो डी वाला हमारा 2 पर आएगा। डी वाला 2 पर कहाँ है, डी में है, यहाँ पर यहीं पर बैठा है, बाकी कहीं और डी 2 पर नहीं है, तो हमें पता चल गया। और बाकी चमड़ा क्या है दोस्तों, चमड़ा क्या है, एक प्राकृतिक आपका जो है संश्लेषित, मतलब इसको अगर हम लोग देखें, केवलार को अगर देखें टेक्साल को, तो ये संश्लेषित कैंसर रोधी दवा होती है टेक्साल। और केवलार को अगर हम लोग देखें तो ये संश्लेषित रेशा हो जाती है, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक। आगे अगर देखें तो 35 में अगर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। यांत्रिक ऊर्जा मतलब आप कुछ हिला डुला रहे हो, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, सितार मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। यानी आप सितार को हाथ से हिलाते डुलाते हो, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा दिए, और उसके बदले में आपको क्या दिया, ध्वनि ऊर्जा दिया। तो ध्वनि ऊर्जा दिया। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, हम बोलते हैं तो वो हमारी ध्वनि को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है, तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। और मोमबत्ती क्या होता है, तो इसको तो आप जानते हैं, डायनमो के बारे में पता होगा मेरे भाई। इसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उसके बदले में आपको इलेक्ट्रिक ऊर्जा एनर्जी देती है। आगे चले हम लोग देखते हैं 36 वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं कौन सा ताप उत्पादन प्रक्रिया में उत्सर्जन होता है। थर्मल पावर प्लांट अगर जो होता है वहाँ, तो वहाँ पर जब कोयला वगैरह जलते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, आप लोग जानते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, आप लोग जानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर या NO2 का उत्सर्जन होता है। यहाँ मरकरी का उत्सर्जन यहाँ पर नहीं होता है मेरे भाई, Hg जो होता है इसका उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 1 2 4 आपका हो जाएगा, 1 2 4 नहीं, सबका मरकरी भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम 1 2 3 के लिए यहाँ पर कन्फर्म है। 1 2 4 हमारा अगर कन्फर्म है, तो 1 2 4 कहीं नहीं है, तो हम ये पर ही कह सकते हैं कि ये मरकरी का भी हमें लगता है उत्पादन होता है। हम देख लेंगे, तो हमारे संज्ञान में नहीं लग रहा था, लेकिन यह प्रश्न के हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ था। तो यहाँ पर आपका डी ही वाला ही बनेगा, याद रखे रहेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें 37 में, कह रहे हैं कि कौन सा पदार्थ निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक के रूप में, यानी बेहोश करने के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये भी बेहोशी में दोस्तों प्रयोग किया एक मतलब निश्चेतक पदार्थ है। डाई एथाइल ईथर भी प्रयोग किया जाता है, और क्लोरोफार्म भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, ये आपके निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यह दोस्तों एक एंटीबायोटिक होती है, यह एक
बायोटिक होता है, याद रखे रहेंगे। आगे अगर चले हम लोग देखते हैं 38 में, तो मानव शरीर किस अंग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में उत्पादन होता है विटामिन के साथ, वही मिलकर आपके शरीर में थक्का जमाने काम करता है कि आपको थोड़ी अगर कहीं कट पीट जाता है तो थोड़ा सा ब्लड बहने के बाद बंद हो जाता है। अगर यही न हो तो ब्लड बंदे ना हो, सारा ब्लड बाहर निकल आएगा। तो यही किस में होता है दोस्तों? यह क्या यह कह रहे हैं कि किस अंग में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है? मुख में होता है, आप पहले इसको हटा दीजिए। क्या हृदय में होता है? आप पहले हटा दीजिए। क्या यह आपके लीवर में होता है? पहले हटा दीजिए। यहाँ पर बचेगा कौन? यही। तो मेरे भाई क्या अग्नाशय में होता है? अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में नहीं होता है, सॉरी मेरे भाई, ये यकृत में ही होता है। सॉरी, यहाँ पर ये जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण ये यकृत में ही होता है, लीवर में, याद रखे रहेंगे इसे। सॉरी। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखते हैं तो इसीलिए एलिमिनेशन लगाओगे ना तो खुद की गलतियाँ पकड़ में आती है। कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन सत्य नहीं है ज़रा देखें। मानव नेत्र का कार्निया, मानव नेत्र का जो कार्निया होता है, जो एक कांच की तरह पारदर्शी होता है, जो आदमी अपना नेत्र दान करता है ये इसी कार्निया का ही करता है, पूरी आँख का नहीं। हम पहले सोचते थे कोई आँख देता होता तो उसकी पूरी आँख निकाल लेते हों, नहीं मेरे भाई। अगर कोई बॉडी, डेड बॉडी का अगर देखेंगे अगर आप लोग तो पता ही नहीं चलेगा, उसका आँख रहती है, फिर एक कांच जैसी जो होती है एक उसमें पारदर्शी कार्निया, उसी को केवल निकाला जाता है। तो मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सच है ये। नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दान किया जाता है, ये भी सच है। नेत्रदान मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, नहीं मेरे भाई, 6 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे के बीच, मृत्यु के बीच उसमें आप कार्निया दान करते हैं, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो यही आपका सही है, बाकी ये भी वाला सही है। तो यानी तीसरा आप सी वाला गलत है। क्यों गलत है आप समझ गए। आगे अगर देखें 40 को, तो कह रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों धमनी हम लोग खूब पढ़े हैं। धमनी क्या करती है? ये धमनी हम लोग जिसे जानते हैं दोस्तों आर्टरी, ये धमनी क्या काम करती है? तो धमनी आपके हार्ट से शुद्ध रक्त को, ये हार्ट मान लीजिए, शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में ले जाती है, पूरे बॉडी में ले जाती है, लेकिन एक धमनी छोड़ के, पल्मोनरी धमनी। और बाकी जो सीरा होता है हम लोग खूब पढ़े हैं, सीरा क्या करता है? सीरा आपके जो है शरीर से अशुद्ध रक्त को वो आपके हृदय में लाता है, बस एक तरह सीरा को छोड़कर, पल्मोनरी सीरा को, इतना याद रखे रहिएगा। तो यहाँ पर कैरोटिड धमनी लिखा है। कैरोटिड धमनी दोस्तों ये क्या से इसका संबंध है? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क कैसे हमने याद किया है? तो मस्तिष्क हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। तो कैरोटिड कंट्रोल, तो ये हमने इसे ट्रिक लगा लिया, हाँ ये मस्तिष्क से हो जाएगा। कोरोनरी धमनी, तो कोरोनरी धमनी कहाँ से संबंधित है? हृदय से। तो ये आपका हृदय से संबंधित हो जाएगा। और ये आपका काम बना कि नहीं? अभी बना। ए वाला हमारा 3 पे जाएगा, ए वाला 3 पे जाएगा, तो यानी ये नहीं होगा। बी वाला 1 पे जाएगा, बी वाला 1 पे जाएगा, तो नहीं बना, और हमें मेहनत करने पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले ये रीनल धमनी के पास चलते हैं। रीनल धमनी ये जो है इसका संबंध ये किडनी से होता है, तो यानी वृक्क से हो जाएगा। तो डी वाला 4 पे, तो डी वाला 4 पे हो जाएगा। तो सेम टू सेम दोनों में दे दिया, हम परेशान हो रहे हैं कब से। इसमें एक ही ऑप्शन है, तो आप कोई भी कर लीजिए। आगे अगर हम लोग देखें 41 में, तो आपका यहाँ पर दिया है कथन और कारण। बताना है मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक एरियोथ्रोएटिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। मानव शरीर में अगर ऑक्सीजन कमी होती है तो क्या उसे ब्रिक यानी किडनी के जो है एरियोथ्रोपिन नामक हार्मोन के सेक्रेशन के द्वारा उसे पूरा किया जाता है? तो यस, ये बात तो सच है बिल्कुल। एरियोथ्रोपिन नामक जो हार्मोन होता है यह आरसीबी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। आरसीबी यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स। आप लोग जानते हैं ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
तो वाइट ब्लड सेल्स आपके रोग प्रतिरोधक के कंट्रोल करती है, आरबीसी आपके ऑक्सीजन वहन में काम देती है, प्लेटलेट्स आपको थक्का वगैरह बनाने में काम देती है। तो यही है, तो आपका सही हो जाएगा ए वाला, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 42 में आपका जो कह रहे हैं कि सुमेलित करना है रोग और कवक, तो कह रहे हैं दमा। दमा के हम लोग खूब याद किए हैं, गंजा दमाद ये खाए वो खाए, लेकिन यहाँ पर आपको उलट दिया है, सारा रोग दे दिया है जो कवक से होने वाले हैं और वहाँ पर कवकों का नाम दे दिया है। अब आपको बताना है, तो मेरे भाई अब आपको बताना है क्या आपका यहाँ पर होगा। तो आपका जो होगा, हमने कैसे ट्रिक से इसको याद किया है, गंजापन। गंजा जब होता है तो हम लोग उसे टकला कहते हैं, टकला टीनिया, यानी टन टन हम लोग उसको बजाते हैं, तो ये टीनिया हो जाएगा। बी वाला 4 पे जाएगा, बी वाला 4 पे कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये सबको हमने छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप भी याद करेंगे ना तो आपके आजीवन याद रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाता है। तो खाज को हमने याद किया है, हम लोग बीज को खा जाते हैं। तो बीज कहाँ है, यहाँ पर ये देखिए, एकेरस इसके बीज, हम लोग बीज को खाते हैं ना, किसी सोयाबीन के बीज को और तमाम तरह के बीज को ही तो खाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, सी वाला आपका 1 पे आ जाएगा। सी वाला 1 पे कहाँ है, इन दोनों जगह पे है, तो इससे काम नहीं बना। अब देखते हैं दमा का हम लोगों ने कुछ याद किया था, वो दम। अगर कोई बहुत गंदा सा परफ्यूम मार के आया है तो हम लोगों का दम घुटने लगता है। तो यहाँ देखिए प्यूमिगेट्स यानी परफ्यूम टाइप का नाम है, तो यहाँ आ जाएगा। तो यानी ए वाला आपका 2 पे चला जाएगा, ए वाला बन जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बाकी आप मिला लीजिएगा, एक ही बचा है दाद वाला, ये यहाँ चला आएगा। ये कह रहे हैं कि ध्वनि के लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे फोटोन तो कहते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग फोटोन तो किसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। यहाँ फोनॉन है, तो यही हो जाएगा आपका फोनॉन, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्वनि के जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वाइब्रेशन का, तो यही हो जाएगा फोनॉन। और क्वार्क क्या होता है दोस्तों, यह क्वार्क जो होता है आप लोग जानते हैं, जो एक तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित होता है। न्यूट्रिनो आप लोग जानते हैं, ये इसके बारे में उदासीन कण होता है। आगे अगर हम लोग चलें तो आपसे जो 44 में पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क के बारे में, कौन सा कथन सही है, ज़रा देखें। मानव मस्तिष्क के बारे में से विचार करना है, बताना है। मानव मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल मेरे भाई, हमारा मस्तिष्क ऐसा नहीं है सिर्फ हमें सोचने के लिए, हमारे बॉडी को बैलेंस देता है, हार्ट को नियंत्रित करता है, ये सब काम करता है। सेरिब्रम आप लोग जानते हैं, हमारे ब्रेन 3 हिस्सों में बटे हैं, अग्र मध्य पश्च। तो सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम, जो ऐच्छिक क्रियाओं को और याद वाद करने क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो दोनों सही हैं हमारे, सी वाला हो जाएगा 44 का, यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। आगे अगर हम लोग बढ़ें, देखते हैं 45 को देखें तो सिंपल सी है चीज़, मिलाना है। एमीटर से हम लोग क्या धारा मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम लोग वही सापेक्षित आर्द्रता मापते हैं ना, यहाँ पर सापेक्षित आर्द्रता मापते हैं। और स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तो कौन हो जाएगा, डी वाला हमारा 1 पे आएगा, डी वाला 1 पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन्हीं दोनों में से होगा। और ए वाला हमारा 3 पे जाएगा, ए वाला बन जाएगा आपका। आगे अगर देखें 46 को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कथन है और कारण है, तो बताना है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज़ चलने लगती है। तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज़ चलने लगती है, तो ये बात तो सही नहीं लग रहा है मेरे भाई। क्यों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज़, यस शीतकाल में तो तेज़ चलेगी ही। क्योंकि मान लीजिए ऐसे मैंने कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने ऐसे पेंडुलम लटका दिया, पेंडुलम मतलब कोई रस्सी से कोई हमने ये कोई पिंड छोटा सा बॉडी बांध दिया, अब ये ऐसे ऐसे झूल रही है। तो गर्मी में क्या होता है, मान लीजिए रस्सी नहीं है, कोई धातु का तार है, तो गर्मी में, गर्मी के कारण ये तार बढ़ गया, बढ़कर दोस्तों अब इतना बड़ा हो गया। ऐसे मान लो, आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, कोई ऐसे बताएगा नहीं। अब मान लीजिए रस्सी तार बढ़कर अब इतना, जब तार बढ़ जाएगा तो इसकी झूलने की दूरी भी बढ़ जाएगी।
अब दोस्तों जब तार बढ़ गया तो इसका आवर्तकाल बढ़ गया, जो जल्दी जल्दी घूम आ रहा था अब यह दूर तक जाएगा तो भाई लेट आएगा घूम के, यहाँ से यहाँ इसको रन करना पड़ेगा। तो पेंडुलम घड़ी ठंडी में ये सिकुड़ जाती है तो छोटी हो जाती है, इसलिए इसका तेज़ चलने लगती है, और गर्मी में ये तार बढ़ जाता है और गर्मी में बढ़ जाता है इसलिए यह दूर तक जाती है, इसलिए स्लो हो जाती है। तो शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर शीतकाल में इसका आवर्त तो यहाँ पर बढ़ तो जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्यों तेज़ चलने लगते इसका क्लेरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया। बात तो दोनों सही है लेकिन ये इसको क्लेरिफाइड नहीं कर रहा है, पेंडुलम घड़ी जो तेज़ी से चलने लगती है तो ऐसा क्यों। तो आपका बी वाला हो जाएगा। कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने दूध में मिलावट का नियंत्रण करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित ड्रिप स्ट्रिप विकसित किया है। दूध में सामान्यतः मिलावट तत्वों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरिया का भी कर देते हैं लोग, अपमार्जक डिटर्जेंट का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, आप लोग देखते होंगे इस समय लोग शैम्पू का भी प्रयोग कर देते हैं। मिलावटी दूध से आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। हम लोग पनीर मक्खन के नाम पर जो कुछ भी खा लेते हैं मार्केट में सब बहुत नुकसानदायक होते हैं। देखिए यहाँ श्वेत रक्त पूछा जा रहा है, श्वेत रक्त कणिका। मैंने अभी बताया था दोस्तों, आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। RCB रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो ये आपके जो ऑक्सीजन का वहन करती है बॉडी में, ये आपके रोगों से लड़ती है और ये आपके थक्का जमाने काम करती है। तो रेड श्वेत का पूछा जा रहा है, वाइट का, तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। आगे अगर हम लोग देखें तो 49 में कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व का संबंध में असत्य है? आप लोग हाइड्रोजन के बारे में जानते हो मेरे भाई, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है सारा हाइड्रोजन। हीलियम बदलता है, वही सूर्य की रोशनी में हमारे आता है, आप लोग जानते हैं। नाभिकीय सम्मेलन में यही होता है। और सर्वाधिक ईंधन मान, नाभिक में केवल एक प्रोटॉन, नाभिक में केवल एक न्यूट्रॉन। तो मेरे भाई ये गलत है, आपके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के। आगे अगर हम लोग देखें तो आपका जो पूछा जा रहा है 50 में वही है, यहाँ पर कथन कारण है। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, बिल्कुल परमाणु की बात की जा रही है। जैसे आप ले लिए ये सोडियम ले लिए, तो ये उदासीन है। कब तक उदासीन नहीं रहेगा? जिससे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर न आ जाए तब तक वह चार्ज हो जाएगा। अभी कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब उदासीन है। तो यस बिल्कुल। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यस बिल्कुल सही है मेरे भाई। जैसे आप यहाँ पर देख लिए सोडियम है तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही आपका प्रोटॉन होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का, तो स्वाभाविक सी बात है तो इसमें जो प्रोटॉन होगा वो भी 11 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जब न्यूट्रल है तो इसका मतलब उतना ही है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज कर दें इसका मतलब अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 हैं। तो ध्यान रखिएगा। परमाणु ये विद्युत यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उदासीन, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यस, जब उदासीन होते हैं तो दोनों बातें यहाँ पर, इनकी बातें यहाँ पर दोनों सच निकल गई। ये इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। कह रहे हैं कि सुमेलित करना है, हमें बता देना है। कर दो भाई। बालू क्या होती है? सिलिका होती है। हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम होता है। मणिक एल्युमिनियम होता है। तो आपका ए वाला गया कहाँ पर? 2 पे। ए वाला 3 पर गया, बी वाला हमारा 4 पे गया। A3 B4 और D1, A3 B4 A3 B4 D1, तो दोनों जगह पे वही है, कोई भी मान लो। आगे अगर हम लोग देखें 52 में तो कह रहे हैं कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त यानी ब्लड कैल्शियम मतलब ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा होती है और फास्फेट को रेगुलेट करते हैं? तो पैराथायराइड हार्मोन, यही वो हार्मोन है जो मानव के शरीर में जो है ब्लड कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है। आगे अगर देखें हम लोग 53 में तो कह रहे हैं कि आपको एक तरफ प्रक्रिया या लक्षण दिया है, दूसरी तरफ उसके अंग कारक। तो अल्कोहल का निराविशन का मतलब हमारा जो लीवर होता है, जो ज़्यादातर दोस्तों जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले होते हैं उनको बाहर कर देता है। तो यस,
तो ये आपका यकृत काम करता है, अल्कोहल का निरावीसन करता है, काम कौन करता है? लिवर करता है। अब मूत्र का पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण। खून का शुद्धिकरण होता है, डायलिसिस आप लोग जानते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनका डायलिसिस होता है, खून को शुद्ध किया जाता है, छाना जाता है, जैसे प्रेमानंद जी का होता है। और यहाँ रक्त शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किडनी। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा? अच्छा, सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दिया? तो यस, ये वाला हमने जल्दबाजी किया। यहाँ रक्त शर्करा का जो नियंत्रण करता है दोस्तों वो पैंक्रियाज करता है, उसमें बीटा दीपिकाएँ जो होती हैं वो। तो ये डी वाला यहाँ पर हमने जल्दबाजी से गलती कर दिया, यही गलत है। बाकी सब यहाँ पर आपके सही थे, केवल डी वाला यहाँ पर गड़बड़ था आपका। आगे अगर हम लोग चलें देखते हैं अगर 54 में, तो आपको इसमें जो बताया तकनीक एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ उनका तरंग दिया है। तो सीटी स्कैन में दोस्तों एक्स किरणें प्रयोग होती हैं बिल्कुल। दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव, टीवी प्रसारण में रेडियो वेव, तीनों सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें 55 में, तो वही कथन कारण वाले सवाल हैं। लार में एमाइलोज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं, सही है। कारण में कह रहे हैं एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, तो ये भी तो दोस्तों तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये वाला तो सही है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, यस, तोड़ने का काम करता है। जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ये कारण आर वाला सही है, लेकिन कथन को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, हम चेक करके बताते हैं, आपसे कोई हमसे गलती ना होने पाए, क्योंकि हमारी गलती आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकती है। अपनी तरफ से हम कोशिश कर लें। एक सेकंड, लार में एमाइलेज, तो ये आपका यहाँ पर, तो लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है तो सेकेंड यार, सही तो है दोस्तों, यहाँ पर ये सही है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन होना चाहिए? ये बी वाला होना चाहिए। सही है, लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं, सही बात है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपका 56 वाले में तो कह रहे हैं किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। तो किसी बॉडी में विद्युत चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, उसका पता लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? इलेक्ट्रोमीटर से या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से, डीप सर्कल से, इलेक्ट्रोस्कोप से, किससे करोगे मेरे भाई? तो वही इलेक्ट्रोस्कोप से करोगे, यही आपको बताएगा कितना चार्ज है। 57 का अगर देखोगे तो प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं किया जाता है? आप लोग जानते हो जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, लाइट डुअल नेचर का होता है, इसलिए आपको डुअल नेचर वाला कहा जाता है। पहला नेचर इसका ये होता है कि ये आपके कण यानी पार्टिकल भी तरह व्यवहार करता है, और ये आपके तरंग यानी वेव की भी तरह व्यवहार करता है, इसलिए प्रकाश को डुअल नेचर वाला बोला जाता है। तो यह कह रहे हैं किस एक गुण की व्याख्या उसके तरंग मानकर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यतिकरण को भी तरंग माना जाता है, विवर्तन को भी, परावर्तन को, विद्युत प्रभाव इसमें नहीं होता है। तो ये सी वाला आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 58 में, तो ज़रा देखें सूची 1, सूची 2, नवसादर हम लोग जानते हैं, नवसादर में अमोनियम क्लोराइड होता है, ये NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोलियम और चिली पर ये वाला तो हमारा 3 पे आ जाएगा। ये वाला 3 पे कहाँ है? यहाँ है, यानी बी वाला हमारा नाइट्रोलियम। ये कैल्शियम साइनाइड के बारे में आप लोग जानते हैं, CCN फार्मूला पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, CCN का होल ट्वाइस। और बाकी आपका यहाँ पर ये आपका डी वाला तो 1 पे चला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट विस्फोटक। आगे अगर देखें 59 में, तो वही वाला आपका पूछा जा रहा है, कथन है, कारण है, उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यूज
छत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्ण पुनर्स्थापित का मतलब रीजनरेट हो जाती हैं, घावों को भरने में सहायता करती हैं, ये बात सच है। अब कह रहे हैं उपकला कोशिकाएं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बात यहाँ पर सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए ए बन जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 60 वाले को देख लें तो कह रहे हैं कि विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। तो अल्फ़ा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की भेदन क्षमता से अधिक होती है। तो क्या ये बात सच है कि अल्फ़ा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों से अधिक होती है? नहीं मेरे भाई, जब भी भेदन क्षमता के बारे में आपसे यानी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में आपसे पूछे तो आप ऐसे समझ लीजिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होती है, फिर किसकी होती है? बीटा की होती है, फिर किसकी होती है? अल्फ़ा की होती है। तो ये आप भेदन क्षमता का क्रम याद कर लीजिए। अगर उनके आयननकारी यानी कौन आयन जल्दी से निकाल देता है उसकी बात करें तब अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा, फिर बीटा का, फिर आपके गामा का। तो यहाँ कह रहे हैं अल्फ़ा आयनकारों के आयननकारी क्षमता बीटा किरणों के अपेक्षा अधिक होती है। यस, दूसरा वाला सही है लेकिन पहला गलत हो गया, केवल 2। आगे चले अगर हम लोग देखें तो हमारा जो 60 हो गया ना, 61 वाले का अगर देखें तो यहाँ पर जो पूछी जा रही है थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे क्रियाशील धातु मेरे भाई यह पोटेशियम होती है, उसके बाद यह सोडियम होती है, फिर पोटेशियम सोडियम यानी सबसे ज़्यादा 3 और 2 रहना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा क्रियाशीलता क्रम अधिक से बताना है ना। तो इन दोनों में तो हम मान लीजिए कन्फ्यूज हो सकते हैं, 3 में तो नहीं होंगे ना, कक्षा 9 से रटाया गया है तो 3 हो जाएगा। 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब हमें फंसा दिए, 3 और 4 दे दिया है। अब हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब हमें मेहनत ये करना पड़ेगा मेरे भाई कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम आ जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम इस डुअल आयन वाला होता है। तो ये आपका ये 1 वाला आ जाएगा। तो यहाँ 1 जो है ये बी वाला हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक आपका ये हो जाएगा। तो मैग्नीशियम आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 61 में तो आपका यहाँ पर दिया है ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा गलत है। तो ब्रायोफाइटा संघ के आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रायोफाइटा संघ के पौधे आप लोग जानते हैं अपरदन वगैरह रोकने में बड़े सहायक होते हैं, तटों पर जो है लगाए जाते हैं ज़्यादातर ये। तो ये इनमें कह रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे डी वाले में कह रहे हैं यह अपरदन रोकने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर इस यानी गलत कर दिए, होती है, डी हो आपका गलत है। बाकी सब पढ़ लेना आप, तीनों सही हैं आपके यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 62 प्रश्न को, यहाँ पर 62 प्रश्न को देख लिए हैं। पार्ट ए नाम से देकर इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी की जितने इसमें आपके प्रश्न हैं हम लोग पार्ट बी में लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।